वेलकम टू आवर चैनल अनफोल्डिंग फुटप्रिंट। आज हमारे गेस्ट हैं अमोल, जिन्होंने बीटेक के दौरान इंटर्नशिप करी है कनाडा में और उसके बाद अभी वो जीआरएफ कर रहे हैं आईआईटी रुड़की में सिविल डिपार्टमेंट में। शुरू करें फिर अमोल। ये और अमोल कैसे हो? मैं बढ़िया, आप कैसे हैं? बढ़िया एकदम। ठीक है, तो हमारे यूट्यूब चैनल का थीम है अनफोल्डिंग फुटप्रिंट। तो इसमें हम रियलिस्टिक बात करेंगे, जो तुमने अभी तक अचीव किया है उसको अनफोल्ड करेंगे। मतलब तुमने कैसे कैसे स्टेप लिए, कैसे कैसे उसको अचीव किया, मतलब उसका प्रोसीजर क्या था, कि हमारे ऑडियंस में अगर वो कोई करना चाहता है तो वो तुम्हारे फुटप्रिंट या तुम्हारे प्रोसेस को फॉलो करके वो सब कर सकता है। तो पहले आप अपने बारे में बताओ। तो मैं आगरा से बिलोंग करता हूँ, वहीं से मैंने अपनी स्कूलिंग करी थी। तो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी है, दयालबाग एजुकेशन इंस्टीट्यूट, तो वहाँ से ही मेरी पहले स्कूलिंग हुई। मतलब वहाँ पे फ्रॉम नर्सरी टू पीएचडी आप सब कुछ कर सकते हो, तो इट्स लाइक दैट। तो मैंने पहले वहाँ पे ही अपनी 1st to 5th एंड देन 6th to 12th एंड फॉलोइंग इट ओके। बीटेक। तो बीटेक मतलब तुम्हें स्कूल में ही ऐसे मोटिवेट किया जाता था बीटेक के लिए, या फिर कहाँ से तुम्हें मोटिवेशन मिला, कि या वहाँ पे बीटेक होता है या बीएससी ऐसे सब भी होता है? नो, वहाँ पे सारे कोर्सेज होते हैं, वेदर इट इज़ रिलेटेड टू साइंस और इंजीनियरिंग और इवन कॉमर्स और सोशल साइंस भी। तो वहाँ पे कोर्सेज सारे होते हैं। तो आई ऑलवेज वांटेड टू डू बीएससी इन मैथमेटिक्स, बट मैं जब 12th में था और जब मतलब सब कुछ 12th के बाद शुरू होता है, तो उस समय फिर वही लोगों ने सजेस्ट करा कि बीएससी नहीं बीटेक कर लो, उससे ज़्यादा वो है। तो फिर मैं उन्हीं के बातों में आके बीटेक करी। हाँ। तो फिर तुमने बीटेक कौन से स्ट्रीम में किया था? मैंने बीटेक करी थी इलेक्ट्रिकल में विद स्पेशलाइजेशन इन कंप्यूटर साइंस। तो आई वांटेड टू डू माय बीटेक इन कंप्यूटर साइंस बिकॉज वहाँ पे कंप्यूटर साइंस नहीं है, तो आप कंप्यूटर साइंस ऐसे स्पेशलाइजेशन ले सकते हो बट मेन ब्रांच नहीं। तो इलेक्ट्रिकल के साथ आई थिंक मोस्ट कंपैटिबल थी। ओके, तो हमने पता किया कि तुमने बीटेक में कुछ जर्नल पेपर भी पब्लिश किए थे। तो वो मतलब वहाँ पे रिसर्च कल्चर भी है या बेसिकली उसका जो मेन रीज़न बोलूँगा मैं वो ये है कि वहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो रिलेटेड टू रिसर्च है। आई मीन टू से कि जब आप बीटेक कर रहे होते हैं तो आपको कुछ प्रोजेक्ट्स करने होते हैं। तो प्रोजेक्ट में आपको एक एम होता है उसका कि इफ़ पॉसिबल तो आप कोई कॉन्फ्रेंस पेपर, कोई भी छोटी कॉन्फ्रेंस में जाके आप करो, प्रेजेंट करो या कुछ भी करो। तो सिमिलरली जिसे आगे करना होता है वो फिर जर्नल एंड ऑल। तो वहाँ पे मतलब ऐसे प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी ज़्यादा फोकस किया जाता है बीटेक में, एज की थियोरेटिकली पढ़ाए जा रहे हैं? तो बेसिकली मैं बोलूँगा कि इट इज़ 50-50 थ्योरेटिकल एज वेल एज प्रैक्टिकल। तो मतलब प्रैक्टिकल ऐसे तुमने जो काम किया वो समर इंटर्न में किया या कोर्सेज ही होता था उसका ऐसे साथ में? नहीं, मैंने जो शुरू करा था वो समर इंटर्न से शुरू करा था, बट बाद में जब कोर्सेज आए तो देन उसमें वो ट्रांसलेट हो गया जो मैंने वर्क करा था। तो फिर तुम बीटेक के बाद क्या किया फिर तुमने? तो बेसिकली बीटेक के बाद ड्यूरिंग माय बीटेक आई वेंट टू कनाडा फॉर रिसर्च इंटर्नशिप। तो मेरा वहीं पे प्लान था आगे कंटिन्यू करने का एज ए ग्रेजुएट स्टूडेंट। तो मेरा प्लान था कि मैं आगे वहाँ से एमएस करूँ, बट अनफॉर्चुनेटली वीज़ा मेरा रिजेक्ट हो गया। एंड तो उसमें हम बाद में बात करेंगे। पहले ये बताओ, कनाडा में तुम्हें जो इंटर्न मिला उसका प्रोसेस कैसे था? मतलब तो बेसिकली एक माइटेक्स ऑर्गेनाइजेशन है जो हर ईयर पूरे वर्ल्ड में से कुछ पर्टिकुलर मतलब आपको एप्लीकेशन भरनी होती है, वो सेलेक्ट करते हैं। तो द एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट्स इन अराउंड सितंबर, बिगनिंग ऑफ सितंबर। एंड फिर वो हम एप्लीकेशन भरते हैं, उसमें प्रोजेक्ट्स हमें सेलेक्ट करने होते हैं कि आप किस प्रोजेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, समथिंग लाइक दैट। फॉलोइंग इट वो क्या जो प्रोफेसर है उसके पास एप्लीकेशन आएगा, वो सेलेक्ट करेंगे या फिर आपको रिजेक्ट करेंगे। इंटरव्यू प्रोसेस भी होता है उसमें। एंड देन आपको अराउंड दिसंबर से फरवरी के बीच में आपको आपका रिजल्ट या कुछ प्रपोजल देना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऑलरेडी प्रोफेसर वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट अपलोड करके रखते हैं कि मेरे अंडर ये प्रोजेक्ट है, उसका डिस्क्रिप्शन ये है, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सेलेक्ट कर सकते हो। अच्छा, एज ए स्टूडेंट आई कैन सेलेक्ट एट मैक्स 7 प्रोजेक्ट्स। ओके, तो उसमें फिर वो तुम्हारा सीवी देख के फिल्टर करते हैं? सीवी देख के करते हैं। फिर सीवी देख के फिल्टर करेंगे और फिर वो तुम्हारा इंटरव्यू लेंगे? हाँ। और फिर इंटरव्यू में सेलेक्ट होंगे तो वो कॉल करेंगे? हाँ। ओके, तो तुम्हें उस साइट के बारे में से कॉलेज से पता चला या तुमने बाहर से? तो बेसिकली वो मेरे कुछ सीनियर्स ऑलरेडी वहाँ पे जा चुके थे, तो मैंने देखा था किसी की लिंक्डइन पोस्ट, तो मैं भी बहुत इंटरेस्टेड था कि लाइक मैं भी कभी जाऊँ, जब 3rd ईयर में हो तो मैं भी करूँ। तो वो उसके थ्रू था। ठीक है, तो हम उसका लिंक डाल देंगे वीडियो के नीचे। तो फिर तुम वहाँ पे रिसर्च किया, तो वहाँ पे मतलब कैसा माहौल था ऐसे रिसर्च का? बेसिकली वहाँ पे
जो मैंने ऑब्जर्व करा वो ये था कि एक तो रिसर्च का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा है, रिसोर्सेज काफ़ी अच्छे हैं वहाँ पे, लाइक आपको कुछ भी रिक्वायर्ड है तो वो अप टू डेट चीज़ें हैं वहाँ पे, अच्छी रिसोर्सेज है, आपको इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ता है। एडिशनली वहाँ पे मैंने देखा कि जो मोस्टली प्रोजेक्ट है वो सारे इंडस्ट्री प्रोजेक्ट है, तो आप केवल रिसर्च कर रहे हो, पेपर छाप रहे हो, वो नहीं है, वो अल्टीमेटली एक इंडस्ट्री में इम्प्लीमेंट होगा, तो आपको बहुत रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस मिलता है रेदर देन जस्ट अ शैलो। ओके, तो फिर मतलब तुम्हें डाटा कहाँ से, मतलब रिसर्च के लिए डाटा कैसे मिलता था मतलब? तो बेसिकली जो मेरा काम था उसमें जैसे प्रोजेक्ट के बारे में बताऊँ तो वो थोड़ा मेडिकल रिलेटेड था, तो जो डेटा था वो एक हॉस्पिटल से हमारे पास आया था, प्रोसेसिंग एंड ऑल सब कुछ हमें करनी होती थी, बट हाँ जो डेटा था वो एक हॉस्पिटल के थ्रू आया। तो ओके, तो वहाँ पे मतलब तुम्हारे कोलीग भी अलग अलग कंट्री से होंगे, तो उसके बारे में थोड़ा। मैं जिस लैब में वर्क करता था वहाँ पे इंडिया से कोई भी नहीं था, और मैं बोलूँ तो काफ़ी डाइवर्सिटी है, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि आपको बहुत सारे कल्चर जानने का मौका मिलता है। तो जैसे कि जो मेरे साथ मैं 2 प्रोजेक्ट पे वर्क करा, तो वहाँ पे जो एक जिसके साथ में कर रहा था वो एक पीएचडी स्टूडेंट थे, तो एक कैनेडियन थे और दूसरे एक्वाडोर से थे। एक्वाडोर इज़ इन लैटिन अमेरिका, साउथ अमेरिका। जो मेरे प्रोफेसर थे वो कोरिया से थे, और जो मेरे साथ 2 और इंटर्न आए थे वो चाइना से थे, तो बहुत डाइवर्सिटी थी एंड यस। तो फिर तुम में ऐसे एडजस्ट होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं आया स्टार्टिंग में, तुम बाहर जा रहे हो या कोई सीनियर वहाँ पे था पहले से? ओके, तो आई फील कि आप कहीं इंडिया में भी आप कहीं और जाके एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है, सिमिलरली वहाँ पे भी था, बट ऐसा है कि वहाँ पे एवरीवन इज टॉकिंग इन अ लैंग्वेज विच इज़ इंग्लिश, तो वो आप बाय द टाइम थोड़े से एडजस्ट हो जाते हो, तो इट इज़ द सेम। खाना भी वहाँ का थोड़ा डिफरेंट रहा होगा? हाँ, खाना का मतलब मी बीइंग कम्प्लीटली वेजिटेरियन इट वाज डिफ़िकल्ट फॉर मी, बिकॉज बाहर की सारी कंट्रीज़ में वेस्टर्न में आपको नॉन वेज ही मोस्टली मिलता है, तो यस मैंने एक वहाँ पे टिफ़िन सर्विस थी, वो इंडिया ही थे जो ओनर थे, तो उनके थ्रू मैं टिफ़िन लेता था। ओके, तो फिर तुम कनाडा से वापस, फिर अभी तो इंडिया में हो, तो कैसे फिर वापस? तो बेसिकली वही ना कि मेरा प्लान तो था लंबा, वो प्रोजेक्ट मतलब जो इंटर्नशिप होती है वो मतलब फिक्स है कि वो 12 ओके, तो तुम 12 वीक के बाद वापस आए, तो तुम फिर अभी तो आईआईटी रुड़की में हो, तो यहाँ पे कैसे हुआ फिर? तो हाँ बेसिकली जब मेरा वीज़ा रिजेक्ट हुआ अराउंड 30th में, तो फिर आई स्टार्टेड। रिजेक्ट हुआ या कंप्लीट हो गया वो? रिजेक्ट हो गया, मतलब उन्होंने बोला कि यू कांट कम। ओके। हाँ, तो नहीं, जैसे तुमने 12 वीक का किया होगा, तो वो टेन्योर पूरा करके तुम वापस आके फिर से वीज़ा अप्लाई किया था? हाँ, तो वो जो 12 वीक का था ना वो वर्किंग वीज़ा था, इस बार जो मैं कर रहा था वो स्टडी परमिट था, स्टडी वीज़ा था। ओके, तो तुमने वर्किंग वीज़ा पूरा किया, उसके हाँ। बाद तुमने अप्लाई किया तो वो रिजेक्ट हुआ? हाँ, ओके हाँ। ओके। तो फिर तुम अभी आईआईटी रुड़की में कैसे हुआ फिर? हाँ, तो वही ना, जब वीज़ा मेरा रिजेक्ट हुआ है तो उसके बाद फिर मैं ढूंढ रहा था कि अभी फॉर द टाइम भी जब तक अभी नेक्स्ट टर्म के लिए मैं अप्लाई नहीं करता हूँ तब तक मुझे कोई एक्सपीरियंस ले लूँ, बिकॉज घर पे बैठने से कुछ फ़ायदा नहीं होगा और सीवी पे कुछ आएगा नहीं। तो फिर मैंने लिंक्डइन पे देख रहा था तो मैम का मेल था वहीं। ठीक है, तो तुमने इलेक्ट्रिकल में किया है, तो यहाँ पे तो तुम सिविल में हो, तो ये तो कैसे? बेसिकली मेरा डिग्री इलेक्ट्रिकल में है और स्पेशलाइजेशन सीएस में, तो मैं आई एम मोर टुवर्ड्स सीएस, और जो प्रोजेक्ट अभी जिस पे काम कर रहा हूँ तो उसमें वो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड है, बट उसमें जो मोस्टली काम जो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग रिलेटेड था वो ऑलरेडी हो चुका था, मतलब डेटा कलेक्शन। तो मुझे डेटा एनालिसिस करना है, देन अगेन कुछ एआई मॉडल्स लगा के कुछ प्रिडिक्शंस करने हैं, तो फिर वो मेरे फील्ड का ही है, तो मुझे बहुत ज़्यादा एडजस्ट होने में टाइम नहीं लगा। ओके, तो तुमने जैसे बताया कि कनाडा में ऐसे इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड काम हो रहा है, तो तुम जो काम कर रहे हो वो ऐसे पेपर ओरिएंटेड है कि वो भी मतलब इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड है या एप्लीकेशन ओरिएंटेड है? तो बेसिकली जो मैंने वहाँ पे काम किया था, ऑफ कोर्स उसका एक पेपर तो पब्लिश हुआ ही, बट साथ ही साथ जो उसका मतलब मॉडल है वो एक्चुअली एक हॉस्पिटल जहाँ से हमने डेटा लिया था वहाँ पे वो इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो सी हमने पेपर तो छापा, बट इट वाज नॉट ओनली टू कि हमने पेपर छापा एंड देन वो रिसर्च वहाँ पे एंड हो गई, वो आगे भी प्रोग्रेस हो रही है। तो वो जहाँ पे वो हमारा मॉडल गया है, मतलब जहाँ पे वो सिस्टम वर्क हो रहा है वहाँ पे स्टिल वो जो डॉक्टर्स हैं उसे यूज़ कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे तुम वहाँ पे तुमने बोला कि हाँ उसको यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे तुम जो काम कर रहे हो वो तुम्हें ऐसे प्रोजेक्ट ओरिएंटेड है या एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, मतलब तुम्हें लग रहा है कि यहाँ से भी हम कुछ बनाएंगे या ये सिर्फ पेपर के लिए ही हो रहा है? मतलब जो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो ये है कि अभी हम जो भी स्टडी करेंगे उसे हम आगे जो ऑर्गेनाइजेशन है उसे ट्रांसलेट करेंगे एंड देन दे विल बी टेकिंग डिसीजंस इफ दे वांट टू डू समथिंग और नॉट। जो भी उन्हें रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं वो उनके हैंड में है।
Yes. तो मेरे को ये जानना था कि यहाँ के और वहाँ पे कुछ वर्किंग कल्चर में कुछ डिफरेंस है या? कि आई फील कि एज सच बहुत ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है. सिमिलर फैसिलिटीज़ एंड अच्छे रिसोर्सेज यहाँ भी हैं, अच्छे रिसोर्सेज सिमिलर फैसिलिटीज़ वहाँ भी हैं. तो एज सच देयर इज़ नो बिग डिफरेंस अपार्ट फ्रॉम डाइवर्सिटी. वहाँ पे डाइवर्सिटी थोड़ी ज़्यादा है, बट Okay. अपार्ट फ्रॉम इट एवरीथिंग इज ऑलमोस्ट सेम. तो तुम्हें ऐसे नहीं लगता कि तुम कनाडा में काम कर रहे हो तो उसका जो एप्लीकेशन होगा वो कनाडा में ही यूज़ होगा? तो अगर तुम्हें अपने इंडिया के लिए काम करना है तो तुम इंडिया में करके उसका प्रोडक्ट इंडियन सोसाइटी को देख सकते हो. और हमारा वहाँ पे मतलब वो डेवलप कंट्री, हम डेवलपिंग स्टेज में हैं, तो यहाँ पे काम करके हम अपने लोगों का ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं. हाँ, ऑफ कोर्स दैट इज़ ट्रू. इसमें ऐसा कुछ मतलब गलत नहीं है, बट द पॉइंट इज़ कि जो काम मैंने वहाँ पे करा था, और मतलब वो एज सच वो कनाडा के लिए इम्प्लीमेंट नहीं होता. जो हॉस्पिटल था वो कोरिया का था. तो अल्टीमेटली जो सिस्टम गया था हमारा बन के वो कोरिया के लिए गया था. एडिशनली जो इंडिया की बात करें तो ऑफ कोर्स वो तो फ्यूचर में गोल है ही वैसा कि इंडिया के लिए कुछ करना है. ओके, तो फिर तुम्हारा अभी फ्यूचर प्लान क्या है फिर इसके बाद? फ्यूचर प्लान अभी तो ये है कि अभी प्रोजेक्ट पे वर्क करना है. ये प्रोजेक्ट अभी जब कुछ मंथ में ख़त्म हो रहा होगा उससे पहले ही मुझे अपना एप्लीकेशन प्रोसेस शुरू करना है. सो दैट नॉट दिस टाइम बट मे बी नेक्स्ट टाइम मैं ओके, तो तुम मतलब रिसर्च में ही रहना चाहते हो ऐसा? हाँ, अभी प्रेजेंटली तो यही है. ओके, चलो ठीक है, तुमसे मिलके बहुत Okay, अच्छा लगा. बढ़िया. फिर से मिलेंगे. ओके.